कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे शहर से जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता था। डेरी नाम का वो छोटा सा कस्बा जहां 1988 के अक्टूबर महीने में एक दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सड़कें नदियों में बदल गई थी। उस दिन बिल ने अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बनाई। जॉर्जी उस नाव को लेकर बाहर खेलने निकल पड़ा, लेकिन नाव पानी के बहाव के साथ बहती हुई नाले में जा गिरी। जॉर्जी उसे बचाने के लिए झुका तो नाले के अंदर से एक जोकर निकला जिसने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। कुछ देर बात करने के बाद जॉर्जी को लगा कि जोकर उसकी नाव वापस कर देगा, लेकिन अगले ही पल उस जोकर ने उसका पूरा हाथ काट लिया और उसे नाले के अंदर खींच लिया। जॉर्जी गायब हो गया। महीनों की तलाश के बाद सभी बड़े लोगों ने धीरे धीरे उसकी मौत को सच मान लिया, लेकिन बिल को यकीन था कि उसका भाई अभी जिंदा है। उसने सबूत जुटाए, नक्शे बनाए, मॉडल तैयार किए। उसका मानना था कि जॉर्जी नाले के रास्ते शहर के बाहर बहने वाली नदी तक पहुंच गया है, पर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। तब बिल ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों को साथ लेकर उस नदी तक जाने का फैसला किया। बिल का यह दोस्तों का गैंग कुछ अलग ही किस्म के लड़कों से बना था। एक था अस्थमा का मरीज जिसकी माँ उसे ढेरों दवाइयां खिलाती रहती थी। दूसरा था घुंघराले बालों वाला जिसे उसके पिता किताबों में घुसाए रखते थे। तीसरा था जिसकी जुबान पर हमेशा फूहड़ मजाक चढ़ा रहता था और बिल खुद हकलाकर बोलता था। इन चारों को स्कूल के बदमाश हमेशा परेशान करते थे, इसीलिए ये खुद को लूजर्स क्लब कहते थे। लेकिन इन चार के अलावा तीन और लड़के थे जो जल्द ही इस गैंग का हिस्सा बनने वाले थे। पहला था माइक, जो अपने दादा के साथ कसाई खाने में रहता था, लेकिन जानवर काटने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इसी कमजोरी की वजह से स्कूल में उसे भी खूब तंग किया जाता था। दूसरी थी बेवर्ली, जिसके बारे में स्कूल में अफवाहें उड़ती थी। एक बार तो कुछ लड़कियों ने टॉयलेट में उसके ऊपर पूरा थैला गंदगी का उलट दिया था। और तीसरा था बेन, नया ट्रांसफर स्टूडेंट। मोटे होने की वजह से उसे कोई दोस्त नहीं था। वो अकेले लाइब्रेरी में बैठा रहता था। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन पर भी किसी ने उसकी मेमोरी बुक में किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। सिर्फ बेवर्ली ने उसे तसल्ली दी और उसकी किताब में अपना नाम लिखा। उस पल बेन का दिल धड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि ये सब एक साथ आते, डेरी शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। स्कूल में एक लड़की गायब हो गई। माइक जब एक दिन कसाई खाने से दुकान पर सामान पहुंचाने गया तो दुकान का पिछला दरवाजा बंद था, जबकि वो हमेशा खुला रहता था। उसने झांक कर देखा तो अंदर एक जोकर जैसा इंसान था जिसकी आंखों में एक पीली रोशनी थी जो सीधे माइक की तरफ देख रही थी। तभी स्कूल के बदमाश हेनरी और उसके साथी उधर से गुजरे और माइक को डराने के लिए गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। माइक डर के मारे जमीन पर गिर गया और जब उसने दुकान की तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर स्टैनली के साथ कुछ हुआ। उसके पिता के स्टडी रूम में एक डरावनी पेंटिंग लगी थी और हर बार वहां जाते वक्त स्टैनली का दिल डूब जाता था। उस दिन वो पेंटिंग जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने उसे दोबारा टांगा और पीछे मुड़ा तो पेंटिंग में बनी औरत जिंदा होकर उस पर झपट पड़ी। माइक की तरह स्टैनली भी बच गया, बस बुरी तरह डर गया। उधर बेन लाइब्रेरी में छिपकर बेवर्ली के लिए एक प्रेम कविता लिख रहा था। उसने एक पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर पानी की टंकी बनी थी और उस पर कविता लिखने लगा। फिर उसने डेरी शहर का इतिहास पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि सन 1908 में नेशनल डे पर शहर में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 88 बच्चे मारे गए थे। किताब के पन्ने बार बार उसी पन्ने पर आकर रुक जाते थे और तस्वीरें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो किताब में एक बच्चे का सिर नजर आया। बेन ने घबरा कर किताब बंद कर दी। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक लाल गुब्बारा रीडिंग रूम से बाहर तैरता हुआ आ रहा था। बेन उसके पीछे गया। नीचे जमीन पर हर कुछ दूरी पर नेशनल डे के अंडे रखे थे जो एक रास्ते की तरह नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बेन उन्हें फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंचा, पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। और जो उसका पीछा कर रहा था वो एक झुका हुआ टेढ़े सिर वाला जोकर था। लाइब्रेरी का स्टाफ जब बेसमेंट में आया तभी वो जोकर गायब हो गया। बुरी तरह घबराया हुआ बेन जैसे ही रीडिंग रूम से बाहर निकला, बदमाशों के गैंग ने उसे पकड़ लिया। हेनरी बेन को पुल के किनारे ले गया और उसके पेट पर अपना पूरा नाम खोदने लगा, लेकिन अभी एक ही अक्षर खुदा था कि बेन ने मौका देखा। हेनरी को जोरदार लात मारी और रेलिंग फांद कर भाग निकला। उधर बिल का गैंग नदी किनारे पहुंचा जहां उन्हें जॉर्जी को ढूंढना था। हालांकि बाकी तीनों दोस्त दिल से मान चुके थे कि जॉर्जी अब नहीं रहा, लेकिन बिल के सामने यह बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सब उसके साथ नाले के मुहाने तक पहुंचे। जॉर्जी तो नहीं मिला, लेकिन वहां उन्हें उस लापता लड़की का जूता मिल गया। तभी ऊपर से लड़खड़ाता हुआ बेन भी नदी किनारे आ गिरा और उसी वक्त हेनरी का एक चमचा नाले के मुहाने तक पहुंचा। वो अकेला था लेकिन बड़ा था, इसलिए बेझिझक नाले के अंदर घुस गया। लेकिन अंदर उसका इंतजार न बेन कर रहा था न लूजर्स क्लब, बल्कि वो जोकर था। बिल अपने दोस्तों के साथ बेन को साइकिल पर बिठाकर शहर ले आया। उसके जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए दवाई चाहिए थी, लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं थे। तभी किस्मत से बेवर्ली वहीं दवाई की दुकान पर थी। उसने दुकानदार का ध्यान इस कदर बंटाया कि बिल के दोस्त चुपके से दवाई उठा ले गए। इस एक घटना ने 6 बच्चों को एक दूसरे के करीब ला दिया। हालांकि एक पेंच यह था कि बिल और बेन दोनों ही बेवर्ली पर दिल हार चुके थे। शाम को सब अपने अपने घर लौट गए। बेवर्ली घर जाने से कतराती थी क्योंकि उसका बाप उसके साथ वो करता था जो एक बाप को कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसने अपने बाल कटवा लिए थे, बस इसलिए कि शायद वो उसमें दिलचस्पी खो दे। कुछ दिन बाद सब मिले और बाहर घूमने निकले। आराम करते वक्त बेन ने अपनी खोज सबके सामने रखी। डेरी शहर में बच्चों की मौत और गायब होने की दर बाकी शहरों से 6 गुना ज्यादा थी। इसके पीछे
जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा था। इससे पहले माइक, स्टैनली और बेन के साथ हुई घटनाएं बताई जा चुकी थी। अब बाकियों की बारी थी। एडी जब घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जली हुई वीरान इमारत पड़ती थी। उस दिन वो उसे देखने में खो गया और हाथ की दवाइयां जमीन पर बिखर गईं। दवाइयां उठाते वक्त सामने से एक विकृत चेहरे वाला कोढ़ी निकला और बिना कुछ कहे उस पर झपट पड़ा। एडी भागा और आगे लाल गुब्बारों के पीछे से वो जोकर भी निकल आया, लेकिन एडी तेज था, किसी तरह बच निकला। बेवर्ली घर पहुंची तो बैग में बेन का पोस्ट कार्ड मिला। उसने सोचा ये बिल ने भेजा है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक नल के पाइप से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पाइप को ध्यान से देखा तो वो बेहद गहरा लग रहा था, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। अचानक उसमें से खून से सने बाल बाहर निकलने लगे। बालों ने उसे जकड़ लिया और फिर पाइप से खून के फव्वारे फूट पड़े। बेवर्ली चिल्लाते हुए अपने बाप को बुलाने लगी। बाप आया, लेकिन उसे खून का एक धब्बा भी नजर नहीं आया। बिल भी इससे बचा नहीं था। आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जॉर्जी भागते हुए तहखाने में जा रहा है। बिल पीछे दौड़ा। तहखाने में सच में जॉर्जी था, लेकिन कुछ तो था उसमें जो ठीक नहीं लग रहा था। जोकर ने हमला किया, लेकिन निशाना चूक गया और उस बार भी वो सातों में से किसी को नहीं पकड़ पाया। अगले दिन बेवर्ली ने सबको अपने घर बुलाया। हैरानी की बात यह थी कि सब उसके बाथरूम में खून देख सकते थे, जो उसके बाप को नहीं दिखा था। सबने मिलकर सफाई की। इसी दौरान बेवर्ली ने पोस्ट कार्ड पर लिखी कविता की पहली पंक्ति पढ़ी, लेकिन बिल बिल्कुल चौंका नहीं। उसे कुछ पता ही नहीं था। घर से निकलने के बाद सबने महसूस किया कि उन सभी ने उस जोकर को देखा है और हर बार वो उनके सबसे बड़े डर का रूप लेकर आया था। बस एक स्टैनली था जिसे अब तक कुछ नहीं हुआ था। फिर उन्हें रास्ते में माइक की साइकिल पड़ी मिली। साफ था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। पहुंचे तो देखा हेनरी के गुंडे माइक को जमीन पर पटक कर मार रहे थे। झाड़ियों में वो जोकर भी छुप कर देख रहा था। बिल और बाकियों ने पत्थर बरसाए और गुंडों को भगा दिया। माइक को देखकर सबको समझ आया कि वो भी उन्हीं जैसा है। उसे भी लूजर्स क्लब में शामिल कर लिया गया। 7 का दल पूरा हो गया। शहर वापस आने पर एक और लापता बच्चे का नोटिस दिखा। बेन ने तब एक और राज उगला। डेरी शहर में हर 27 साल बाद एक पूरे साल तक बच्चों के गायब होने और मरने का सिलसिला शुरू हो जाता था, और जो पिछली बार हुआ था उसे ठीक 27 साल बीत चुके थे। माइक ने भी बताया कि उसने दुकान के पीछे आग और उसमें से निकलते हाथ देखे थे। बचपन में उसके माँ बाप घर की आग में जल गए थे, इसीलिए आग और वो हाथ उसे भीतर तक डरा देते थे। तब सबकी समझ में आया जो भी उन्हें डरा रहा था वो दरअसल उनके अपने डर का रूप था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जादुई किताब में होता है जो तुम्हारे सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है। सबने स्टैनली से पूछा कि उसे किसका डर नहीं लगा, तो उसने कहा कि उसे बस जोकर से डर लगता है। इसके बाद सब माइक के गैराज में पहुंचे। बिल ने सारे सुराग जोड़कर नतीजा निकाला। शहर में हर बार जब बड़े पैमाने पर बच्चे गायब हुए वो सब घटनाएं नाले के आसपास की थीं, और शहर के सारे नाले एक ही जगह मिलते थे, एक पुराना वीरान मकान जो वही था जिसके सामने से एडी रोज गुजरता था। साफ था कि यह सब उसी पुराने मकान से जुड़ा था। इसी बात पर चर्चा हो ही रही थी कि माइक की स्लाइड मशीन अचानक खुद ब खुद चलने लगी। माइक के हाथ पांव फूल गए। उसने झपट कर मशीन गिरा दी, लेकिन उसी पल जोकर तस्वीर से बाहर निकलकर सबके सामने आ खड़ा हुआ। सब घबरा गए। तभी बेन ने दिमाग लड़ाया और गैराज का बंद दरवाजा खोल दिया। धूप की रोशनी पड़ते ही जोकर गायब हो गया। ये सब देखकर बिल के मन में जॉर्जी की चिंता और गहरी हो गई। वो पूरे गैंग को लेकर जोकर के अड्डे पर पहुंचा। अंदर घुसते ही उन्हें वो लापता लड़की दिखी, लेकिन जोकर ने अपने भ्रम के जाल से सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। अकेले पड़ जाने पर एडी के सामने वो कोढ़ी फिर प्रकट हुआ और डर के मारे वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। रिची गलती से जोकर के एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जिसे देखकर उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। किसी तरह बिल ने दोनों को बचाया। फिर एक कम डरावने दरवाजे के पीछे दोनों को आधा कंकाल मिल गया। बाहर निकलने पर पता चला कि एडी की हड्डी टूट गई थी। तभी बेवर्ली ने आकर जोकर का सिर पकड़ लिया और उसे भागना पड़ा। सब घर से बाहर निकले। बिल को समझ आ गया था कि अगली बार तैयार होकर जाना पड़ेगा, लेकिन अब गैंग टूटने की कगार पर था। एडी का हाथ टूट चुका था और उसकी माँ उसे घर बंद कर ले गई। बाकी भी डरे हुए थे और पीछे हट गए। बस बेवर्ली बिल के साथ खड़ी रही। उधर हेनरी का हाल भी दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। लूजर्स क्लब के हाथों बार बार नाकाम होने के बाद उसके भीतर का गुस्सा जहर बनता जा रहा था। एक दिन उसके पुलिस वाले बाप ने उसके साथियों के सामने ही उसकी जमकर पिटाई की। तब समझ आया कि हेनरी का गुस्सा कहां से आता था। घर से निकलने पर उसे एक लाल गुब्बारा मिला और उसके नीचे मेल बॉक्स में एक चाकू। वो चाकू लेकर घर आया, बाप के पास बैठा और टीवी में बने किरदार उसे अपने बाप को मारने के लिए उकसाने लगे। हेनरी ने चाकू चला दिया। ये सब जोकर की करतूत थी। इधर लूजर्स क्लब के बच्चों की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। एडी की पट्टी पर किसी ने लूजर लिख दिया। बेवर्ली के बाप ने फिर उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार बेवर्ली ने पलटकर उसे बेहोश कर दिया और वहां से निकल गई। जब बिल उसे ढूंढने उसके घर गया तो बेवर्ली का बाप बर्फ में छुपा मिला। बेवर्ली कहीं नहीं थी। उसकी स्केटबोर्ड पर बर्फ में लिखा था, उसे बचाने आए तो मरोगे। ये जोकर की चाल थी। बिल ने फौरन सबको बुलाया। अपनी एकमात्र लड़की दोस्त को मुसीबत में देखकर सब निकल पड़े। यहाँ तक कि टूटे हाथ वाला एडी भी आ गया। उसी दिन उसे पता चला था कि उसकी माँ उसे जो दवाइयाँ देती थी वो सब नकली थी। उसे दमा था, कोई और बीमारी नहीं। माँ तो बस उसे काबू में रखना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त सच में उसकी परवाह करते थे। एडी ने अपनी पट्टी पर लिखे लूजर को लवर में बदला और निकल पड़ा। माइक तो
बकरियों वाली गैस की बंदूक भी साथ ले आया। 6 जन जोकर के अड्डे में घुसे। वो कुआं ढूंढा जहाँ जोकर छुपता था। माइक पहरे पर रुका, बाकी एक एक कर नीचे उतरने लगे। उसी वक्त हेनरी अचानक आ गया और उसने माइक पर पीछे से हमला किया, लेकिन माइक ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि हेनरी सीधे कुएं में जा गिरा। नीचे पहुंचते ही जोकर ने स्टैनली को अकेला कर दिया। उसके सामने वही डरावनी औरत फिर आ गई, लेकिन बाकी दोस्त समय पर पहुंच गए और वो बच गया। तभी उन्हें बेवर्ली मिली। वो बेहोश थी और हवा में तैर रही थी। दरअसल जोकर ने एक विशालकाय मुंह का रूप लेकर उसके मुंह में 3 रोशनी के गोले डाल दिए थे, जिससे वो बेहोश हो गई थी। लड़कों ने मिलकर उसे जमीन पर खींचा, लेकिन वो होश में नहीं आई। ऊपर देखा तो हवा में तमाम लाशें तैर रही थीं। वो सब गायब हुए बच्चे थे। बेन ने देखा कि बेवर्ली में कोई हलचल नहीं है। उसने आगे बढ़कर उसे सीधे होंठों पर किस किया और हैरानी की बात, बेवर्ली की आंखें खुल गईं। बेवर्ली के जागते ही बिल को उसके भाई ने खींच लिया। I love you, Billy. बिल ने पहले ही उसमें कमजोरी पकड़ ली थी। जॉर्जी ने एक बार बिल द्वारा सिखाई हुई बात गलत बोली थी, जिससे बिल समझ गया कि यह असली जॉर्जी नहीं था। जोकर का असली रूप सामने आया। एक लंबी लड़ाई के बाद जोकर ने बिल को दबोच लिया और बाकियों से वादा किया कि अगर उसे बस बिल को मारने दिया जाए तो वो बाकियों को जाने देगा। लेकिन जोकर ने शायद दोस्ती को कम आंका था। स्टैनली ने वो लाठी उठाई और उस जोकर पर दे मारी, जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। फिर जोकर बारी बारी से हर बच्चे का सबसे बड़ा डर बनने लगा। कोढ़ी, कंकाल, बेवर्ली का बाप और भी न जाने क्या क्या। लेकिन इस बार सबने अपने डर का सामना किया और मिलकर उस पर टूट पड़े। तब राज खुला। जोकर सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकता था जो उसे डरते थे। जो नहीं डरता उस पर उसका कोई बस नहीं था। इसीलिए वो बेवर्ली को नहीं मार पाया था, क्योंकि वो डरी नहीं थी। जोकर ने एक आखिरी बार मुट्ठी उठाई और दीवार पर मारी, लेकिन उसका खुद का सिर धीरे धीरे चटकने लगा। वो टुकड़ों में बिखरा और अंधेरे में समा गया। हवा में तैर रही बच्चों की लाशें धीरे धीरे नीचे आ गिरी। सितंबर का महीना आ गया और अब वो वक्त आ गया था जब सबको अलग होना था। लूजर्स क्लब के सदस्य डेयरी छोड़ने वाले थे। जाने से पहले बेवर्ली ने बताया कि बेहोशी में उसे भविष्य की एक झलक दिखी थी। 27 साल बाद जोकर फिर लौटेगा। तब बिल ने सबसे वादा लिया कि अगर जोकर वापस आया तो सब डेयरी लौटेंगे और इस बार हमेशा के लिए उसका खात्मा करेंगे। सबने अपनी हथेलियां काटकर एक साथ मिलाई और यह खून का वादा किया। फिर एक एक करके सब शहर छोड़ गए।